अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं मीडिया रिवीजन का पार्ट 2 पर्सपेक्टिव्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ प्लूरलिस्ट डिस्कस किया और रोल ऑफ मीडिया के हवाले से, न्यू मीडिया के डेवलपमेंट के हवाले से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मार्क्सिज्म को। ठीक है, और मार्क्सिस्ट क्या समझते हैं मीडिया के हवाले से, क्या सोचते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी थी ना, वो बहुत सारी चीज़ों में इररेलेवेंट डिक्लेयर की जाती है, पर्टिकुलरली जो न्यू मीडिया प्रैक्टिसेस के हवाले से बात की जाए, या फिर आप इसके अलावा, क्योंकि देखिए जो कार्ल मार्क्स इटसेल्फ, ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट जो थे, वो उस वक्त मीडिया जब ग्रो हो रहा था उस वक्त मौजूद नहीं थे, जो मेन सोशियोलॉजिस्ट थे उनके उस दौर के। ठीक है, अब अगर आप लेनिन स्टालिन की बात कर सकते हैं कि वो तो आपके काफ़ी बात की बात है, कम्युनिज्म की बात है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के वक्त के दौर में मीडिया उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ों में इंडिकेशन दी थी। एक्चुअल में देखें, हमारे कुछ होते हैं कल्चरल इंस्टीट्यूशन, सही है, जैसे हमारा मीडिया हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया। एक्चुअल में ये एक कल्चरल कैपिटल क्रिएट करते हैं। और क्या किया जाता है सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी की जो रूलिंग क्लास होती है, इस कैपिटलिस्ट कल्चर को सोसाइटी का एक मेन स्ट्रीम कल्चर डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि इट बिकम अ कॉमन सेंस इफ़ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर कल्चर। अगर आप पर्टिकुलर कल्चर फॉलो नहीं कर रहे, कैपिटलिस्ट कल्चर फॉलो नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आप कॉमन सेंस से बाहर चले गए, कॉमन सेंस आपके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है जी, एक तरह से ये आइडियाज़ भी क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटलिस्ट कल्चर इज़ अ कल्चर फॉर एवरीवन, यानी कि एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट कैपिटलिस्ट कल्चर। ठीक है, और इस चीज़ को इंजेक्ट कौन करता है? आपका मीडिया करता है इंजेक्ट। ठीक है, बिकॉज मीडिया जो है दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कि मीडिया जिसकी कल्चर को अगर डेवलप करना चाहे तो वो चंद सालों के अंदर क्रिएट कर सकता है, फ़ौरन तो नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें फ़ौरन मीडिया कोई कल्चर क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसके लिए चंद सालों की मेहनत दरकार होती है और वो कोई भी चीज़ डेवलप कर लेता है। तो सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट सर्वाइवल कैपिटलिस्ट कल्चर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि कैपिटलिस्ट कल्चर के बगैर कैपिटलिज्म का सर्वाइवल मौजूद नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक पैसिव ऑडियंस क्रिएट करनी होती है, और अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट मीडिया की जो ऑडियंस होती है वो पैसिव होती है, यानी कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है जो भी उनको दिखाया जा रहा होता है। ठीक है जी, तो जनाब हम थोड़ा सा अब बात करते हैं मार्क्सिज्म के हवाले से। अब हमारे पास पहली चीज़, मार्क्स की एक मैंने सेइंग यहाँ पे कोट की है, कहते हैं कि इन एवरी एपोच, एपोच का मतलब है टाइम पीरियड, EPOCH, सही है, एपोच, एपोच के नाम से कहते हैं, सही है। इन एवरी एपोच द आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग क्लास आर द रूलिंग आइडियाज़, द आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग क्लास आर द रूलिंग आइडियाज़। ये बात समझिएगा, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास के जो ख्यालात होते हैं, जो उनका कल्चर होता है, जो उनका गुमान होता है, जो उनकी सोच होती है, वो दरअसल सोसाइटी के रूलिंग आइडियाज़ होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दोज आइडियाज़, आप सक्सेसफुल डिक्लेयर होंगे सोसाइटी में। अगर आप उन आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपको अच्छा नहीं समझेगी। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ों के हवाले से पहले जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो ISA का आता है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। अल्थूसर की थ्योरी है मीडिया एज एन आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। देखो याद रखो, प्लूरलिस्ट मीडिया को दरअसल एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट मीडिया को एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सोसाइटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, प्लूरलिस्ट इस मीडिया को जो है एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पैसा बनाने की चीज़ के तौर पर देखते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट उसी मीडिया को एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर रहा है। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, वही वाली बात जो मैंने कॉमन सेंस वाली आपसे बात की थी कि सोसाइटी का कॉमन सेंस सोसाइटी के जो आइडियाज़ हैं उस हिसाब से क्रिएट कर दिया, कैपिटलिस्ट आइडियाज़ के हवाले से क्रिएट किया जाता है। अब सॉरी, वो कल्चर है कि मैं नहीं, फर्स्ट क्लास कॉन्शियसनेस, यानी कि लोगों को एक तरह से पैसिव ऑडियंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि एक गलत क्लास का कॉन्शियसनेस उनके दिमाग में डाल दिया जाए। ठीक है, तो वो दे आर नॉट, यानी कि उनको एक पैसिव ऑडियंस में कन्वर्ट कर दिया जाए कि वो कभी भी अपनी आवाज़ कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में रेज अप ना करें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से, सही है, ज़र्ट्स्की ने भी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बात की हुई है कि भाई वो एक्चुअली क्या करते हैं एडवर्टाइजर्स,
ये लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं। और लाइफस्टाइल से क्या होता है? कंजम्पशन क्रिएट होगी तो कैपिटलिस्ट का फ़ायदा होगा। दुनिया में एक फ़ायदा जब कंजम्पशन होती है दुनिया में किसी भी चीज़ की, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दरअसल आपके कैपिटलिस्ट को होता है। ठीक है जी। इसके अलावा कैपिटलिस्ट क्लास कि नॉर्मलाइज द आइडियोलॉजी, यानी कि क्या करते हैं कि भाई वो कैपिटलिस्ट क्लास वैल्यूज़ जो होती हैं, वो सोसाइटी की जो कैपिटलिस्ट क्लास वैल्यूज़ आप कह रहे हैं, कैपिटल क्लास कल्चर कह सकते हैं इसको, नॉर्मलाइज द आइडियोलॉजी, यानी कि अब क्या है, कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है वो मीडिया के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी को बहुत नॉर्मलाइज कर देती है, एक्सेप्टेबल कर लेती है हर किसी के लिए। ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट देयर इज अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी। इस बात को आप अपोज कर सकते हैं, आप न्यू मीडिया के थ्रू इस बात को अपोज कर सकते हैं। ठीक है। आप बोलेंगे देयर आर डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस, ये बात भी से अपोज हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि कैसे आपकी इकॉनमी चलती है, आप ये बात कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे भाई इट्स मोर डिटर्मिनिस्टिक, एक बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट डिटर्मिनिस्टिक व्यू है। इसके स्नैप ले लें आप लोग, मैं आगे लेके चलता हूँ। आप जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट मार्क्सिज्म के हवाले से आप क्रिएट करोगे वो यही होगा कि भाई मार्क्सिज्म जो है वो दरअसल बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, जो एक डिटर्मिनिस्ट मॉडल के हिसाब से, एक एब्सोल्यूट मॉडल के हिसाब से आगे बढ़ रही है। ठीक है। हमारे पास में जो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टुनस्टन एंड पैल्मर की थ्योरी है, कहता है इंक्रीजिंग डीरेगुलेशन। अब देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे थ्योरिस्ट, अगर आप इनका एरा ऑफ वर्किंग देखेंगे तो बहुत आपको रीसेंट नज़र आएगा। ठीक है। तो एक्चुअली नज़र में क्या आया दुनिया को, वो नज़र आया कि जो स्टेट है ना वो भी कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। और मीडिया तो एक तरह से एक आज़ाद जानवर होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल आज़ाद हो गया, डीरेगुलेशन शुरू हो गई हैं। यानी कि दुनिया के अंदर बहुत सारे मीडिया के अंदर डीरेगुलेशन कैंपेन स्टार्ट है कि भाई मीडिया को डीरेगुलराइज कर दो। हर मीडिया अपने मर्जी से जो कंटेंट दिखाना चाहे वो दिखा सकता है। ठीक है। इंक्रीजिंग डीरेगुलेशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज फेवर्स बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो आपकी रेगुलेशंस हो भी रही हैं वो गवर्नमेंट जो है वो मीडिया अथॉरिटीज़ को सपोर्ट भी करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसकी एग्जांपल है लेविसन इंक्वायरी की। ठीक है। लेविसन इंक्वायरी एक्चुअली डेविड कैमरॉन की गवर्नमेंट में हुई थी। वो चीज़ हुआ ये था कि फ़ोन हैकिंग स्कैंडल हुआ था। सही है। न्यूज़ कॉर्पोरेशन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने जो है फ़ोन हैक किया है। ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस का, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस का। ठीक है। तो और फिर ये हुआ था, लेविसन इंक्वायरी बैठी थी और उसने एक बात डिस्कस करने की गई थी कि भाई क्या ये बात एथिकली सही है, क्या ये चीज़ एथिकली सही है कि इस तरह से फ़ोन हैक किए जा सके। तो उसके अंदर डिफेंड किया था बाकायदा रूपर्ट मर्डॉक और न्यूज़ कॉर्पोरेशन और बहुत सारे मीडिया जाइंट्स ने कि ये एक्शन सही है, भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि बहुत सारे फिर लेविसन इंक्वायरी का पूरी रिपोर्ट हुई, में एक रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस डिफाइन हुई कि इस तरह से ब्रिटेन के अंदर न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम करेन की बात करते हैं। करेन बिलीव्स दैट द प्रेस बैरन्स यूज देयर न्यूज़पेपर फॉर प्रोपेगेंडा विद देयर पॉलिटिकल व्यूज़, यानी कि वो न्यूज़ बैरन्स जो होते हैं वो प्रोपेगेंडा के लिए अपने न्यूज़पेपर्स को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स, यानी कि उन व्यू पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मीडिया मैनिपुलेशन की एग्जांपल मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी। रूपर्ट मर्डॉक डायरेक्ट द फ्रंट पेज ऑफ कंटेंट, यानी कि इसके बहुत सारे एडिटर्स ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि बहुत सारे एलिगेशंस हैं इसके ऊपर कि भाई ये फ्रंट पेज का कंटेंट रेगुलेट करता था, वो डायरेक्ट करता था कि भाई ये चीज़ जाएगी और ये चीज़ नहीं जाएगी, यानी कि मीडिया मैनिपुलेट कर रहा है, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। ठीक है। अब क्या है, ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट को लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा एक्चुअली आइडियोलॉजिकल बेसिस पर है, यानी कि वो अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, अपनी कैपिटलिस्ट ख्यालात को लोगों पे इम्पोज करने के लिए ये डायरेक्शंस दे रहा है रूपर्ट मर्डॉक। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी एक्शन को प्लूरलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दरअसल प्लूरलिस्ट कहेंगे इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करने के लिए कर रहा है। ठीक है। इकोनॉमिक, अच्छा वो उसको लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ये बात कहें कि वो इसलिए मैनिपुलेट कर रहा है कि उसको लग रहा है कि ऑडियंस डिमांड कुछ और है। ठीक है। यानी कि प्लूरलिस्ट मीडिया को एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखते हैं, मार्क्सिस्ट उसी मीडिया को एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखते हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को सोसाइटी में इम्पोज करना चाहता है। ठीक है जी।
जनाब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो क्रिटिसिज्म इसमें नज़र आते हैं, हमारे पास जो कोर क्रिटिसिज्म है, ओनर फोकस ऑन प्रॉफिट्स रादर देन एजेंडा। आप ये बात कह सकते हैं कि भाई प्लूरलिस्ट की बात है, लेकिन आप ये आर्गूमेंट दे सकते हैं। आप स्टेट रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं भाई यूके के अंदर ऑफकॉम मौजूद है, पाकिस्तान में पैमरा मौजूद है, सही है, दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में स्टेट रेगुलेशन मौजूद है। मीडिया ओनर्स इतने आज़ाद नहीं है कि भाई उनकी जो मर्जी चाहे कैपिटलिस्ट फुल खुला हुआ नहीं है, उसको खुला छोड़ नहीं दिया गया, स्टेट ने उसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। प्लूरलिज्म का मॉडल आएगा और न्यू मीडिया से आप इसको कर सकते हैं कि भाई न्यू मीडिया प्रैक्टिसेस। एक्चुअली मार्क्सिज्म का जो सबसे बड़ा, इसकी आप स्नैप ले लें, मार्क्सिज्म का जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट है ना कि हमारी ऑडियंस पैसिव है, ठीक है। उस चीज़ को हमारा न्यू मीडिया भी चैलेंज करता है कि भाई ऑडियंस जब एक कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है, हमारी न्यू मीडिया के अंदर क्या है, प्रोज्यूमर का कॉन्सेप्ट है, द कंटेंट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द ऑडियंसेस, ठीक है। तो जब एक ऑडियंस कंटेंट प्रोड्यूस करेगी तो वो पैसिव कैसे हो सकती है, पैसिव तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो मार्क्सिज्म का आर्गूमेंट है वो अपोज हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर मार्क्सिज्म कहेगा कि भाई फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस या आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ये तमाम चीज़ें तब ऑपरेट होंगी ना सोसाइटी के अंदर जब हमारे पास ऑडियंस बिल्कुल पैसिव होगी, बिल्कुल सुन होगी, उसको जो बोला जाएगा वो मान लेगी, ठीक है। लेकिन हमारे न्यू मीडिया प्रैक्टिसेस में ऐसा नहीं होता, तो इसी वजह से मार्क्सिज्म की बहुत सारी थॉट्स जो होती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, ठीक है जी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना, एक सेकेंड, ये लाइट गलत आ रही है, अच्छा जी एक सेकेंड, नहीं इसको कुछ आगे पीछे करना है, मैं कर लूँगा। हाँ ठीक है, ओके। चलिए जी, अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपसे क्या कहा था कि मार्क्सिज्म की ज़्यादा जो है इसमें न्यू मार्क्सिस्ट की थॉट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल लेवल पर देखा है और प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो न्यू मार्क्सिज्म में सबसे बड़ा आर्गूमेंट आता है, दैट इज़ ऑल अबाउट GUMG, ग्लासगो यूनिवर्सिटी मीडिया ग्रुप, ठीक है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी मीडिया ग्रुप एक्चुअली न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच है जो बहुत सारे न्यू मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को लेकर सामने आता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा इसका आर्गूमेंट क्रिएट होता है वो क्या क्रिएट होता है, वो ये है कि भाई जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, कहता है भाई उसने जो आपका न्यू मार्क्सिस्ट है वो इस बारे में डिफाइन कर चुका है इस चीज़ को कि भाई मीडिया इज़ गोइंग टू रन बाय द इकोनॉमिक परसू, यानी कि भाई मीडिया जो है वो इकोनॉमिक परसू के लिए, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है रादर देन आइडियोलॉजिकल। ये एक पॉइंट उसने क्रिएट किया कि भाई उनका, भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो उसमें ये आर्गूमेंट आगे आएगा भी कि हमारे मीडिया ओनर्स जो होता है, मीडिया ओनर्स आर नॉट यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, दे आर यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि वो इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए एक साथ भी खड़े हो सकते हैं, वो किसी आइडियोलॉजी के लिए एक साथ खड़े नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो अच्छा इसमें क्या होता है, इस दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो आइडियोलॉजी आ गई कि न्यू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज परस्यू अराउंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने फोकस किया कल्चरल हेगेमनी, हेगेमनी की जो बात की जाती है, हेगेमनी का मतलब क्या है। देखें, कैपिटलिस्ट कल्चर एज अ कॉमन सेंस, जो कैपिटलिस्ट कल्चर है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉमन सेंस ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी का कॉमन सेंस जो होता है वो कैपिटलिस्ट कल्चर के हिसाब से क्रिएट किया जाता है, यानी कि एक तरह से you are going to gain the consent of the proletariat or the working class, कि वो चूँकि कॉमन सेंस बन गया है तो वो एक तरह से कंसेंट के साथ कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट है न्यू मार्क्सिज्म के अंदर, दैट इज़ ऑल अबाउट कल्चरल हेगेमनी, जिसकी वो बात करता है, ठीक है। कल्चरल, इस चीज़ को मैं अगर थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ आपके साथ, तो हमारे पास क्या आता है इसमें, इकोनॉमिक प्रेशर्स और जर्नलिस्ट की बात करता है कि इकोनॉमिक प्रेशर, यानी कि भाई जर्नलिस्ट के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर है, इकोनॉमिक इशूज़ जो हैं। देखो मेरी बात सुने, न्यू मार्क्सिज्म का ये आर्गूमेंट भी है कि इकोनॉमिक इशूज़ ड्राइव द मीडिया कंटेंट, यानी कि मीडिया कंटेंट को, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर ऑन जर्नलिस्ट, जब इकोनॉमिक प्रेशर होगा जर्नलिस्ट के ऊपर तो भाई इकोनॉमिक प्रेशर्स जो होंगे, यानी कि इकोनॉमिक रीजंस जो होंगे वो जर्नलिस्ट का कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एजेंडा सेटिंग, ठीक है।
एजेंडा सेटिंग के अंदर हमारे पास क्या था कि भाई ये लोग पर्टिकुलर एजेंडा को प्रमोट कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर आइडिया को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके हवाले से ये लोग कई मरतबा मैनिपुलेशन भी कर रहे होते हैं, ठीक है, कई बार ये डिस्कोर्स भी क्रिएट, डिस्कोर्स का मतलब है कि भाई लोगों की तवज्जो किसी दूसरी चीज़ पर हटाना, किसी एक नई चीज़ को क्रिएट कर देना सोसाइटी के अंदर, ठीक है। न्यू मार्क्सिज्म ने एक बात कही कि भाई देयर इज अ डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। दुनिया के अंदर जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है उसका रोल डिक्लाइन हो रहा है, जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ बीबीसी इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट नाउ, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्टेट रन मीडिया, स्टेट का इन्फ्लुएंस मीडिया के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। भाई ये तो स्टेट रन मीडिया क्या होता है, एक अनबायस्ड फॉर्म ऑफ द मीडिया होता है ना, ठीक है। जब वो अनबायस्ड फॉर्म ऑफ द मीडिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्यों ख़त्म हो जाएगा भाई, वो इसलिए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो तो इसका मतलब तो फिर यही है ना कि जब स्टेट रन खत्म हो जाएगा तो फिर प्राइवेट मीडिया रह जाएगा। जब प्राइवेट रन होगा तो जाहिर सी बात है वो एजेंडा सेटिंग भी करेगा, मैनिपुलेशन भी करेगा, डिस्कोर्स भी करेगा, ये तमाम चीज़ें कर रहा होगा, ठीक है। अब कहता है कि भाई कहता है ये जो कल्चर इंडस्ट्री है, जो मीडिया कंटेंट का जो कल्चर इंडस्ट्री है, इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। कह रहा है कि जो कल्चर क्रिएट हो रहा है ना सोसाइटी के अंदर, जो कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, एवरीथिंग जो फर्स्ट क्लास कॉन्शियसनेस, ये इज़ अ बाय प्रोडक्ट। क्योंकि कहता है कि जब एक कैपिटलिस्ट वैल्यू रखने वाला ओनर और एक कैपिटलिस्ट वैल्यू रखने वाला जर्नलिस्ट एक कंटेंट बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो कैपिटलिस्ट कल्चर को ही रिप्रेजेंट करेगी ये चीज़, सही है। तो वो इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करता है, ठीक है। हमारे पास आगे क्यूरन की थ्योरी आती है, CURRAN, इससे पहले भी हमने पढ़ा है इसको। कहता है कि भाई इनका जो बेसिक मकसद है ना हमारे मीडिया ओनर्स का, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सही है। दे जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जिसमें रूपर्ट मर्डॉक की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ओनर्स आर नॉट आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड, दे आर यूनाइटेड बाय इकोनॉमिक्स। ये क्यूरन की थ्योरी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी कि भाई ये लोग जो है किसी एक आइडियोलॉजी पे साथ नहीं है, बट दे आर ये अपने पैसे के लिए साथ हो जाते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट हॉल की थ्योरी आती है, ये भी न्यू मार्क्सिज्म में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इन्होंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त थ्योरीज दी हैं। इन्होंने कहा कि भाई अल्टरनेटिव मीनिंग्स आर मेड टू बी सीन एज अनथिंकेबल, यानी कि जो दुनिया के अंदर अल्टरनेट मीनिंग है, जैसे सपोज हमारी कम्युनिस्ट की थॉट है या फिर हमारी जो इक्वालिटी की थॉट्स हैं सोसाइटी में कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ के हवाले से, जो चीज़ें कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ के हवाले से अल्टरनेट थॉट के तौर पर नज़र आ सकती हैं, सामने आ सकती हैं, उनको अनथिंकेबल बना दिया गया है। अनथिंकेबल बनाने का मतलब क्या है कि उसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है, हम बोलते हैं कि भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन चीज़ों के क्रिटिसिज्म्स की बात करूँ तो भाई हमारे पास इन्होंने हमारे जो न्यू मार्क्सिस्ट थे, इन्होंने हमारी जो पावर ऑफ ओनर्स था, ठीक है, पावर ऑफ ओनर को जो है अंडरस्टिमेट किया, ठीक है। न्यू मीडिया चेंजेस को अंडरस्टिमेट किया, बहुत सारी चीज़ें न्यू मीडिया के हवाले से बात नहीं आती। इसके अलावा एक्टिव ऑडियंस के हवाले से, क्योंकि हमारी ऑडियंस एक्टिव है, जो मैंने अभी आपसे मार्क्सिज्म के हवाले से भी आर्गुमेंट डिस्कस किया था, वो तमाम चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम के अंदर अगर सवाल आएगा, देखिए याद रखिएगा, इसमें हमारे पास जो एंडिंग थॉट आएगा ना, वो आपका पोस्ट मॉडर्न या न्यू मीडिया के हवाले से लाजमी होना चाहिए। अगर आप कोई भी पर्सपेक्टिव का सवाल करते हैं जिसके अंदर आप बोलेंगे द न्यू मीडिया ड्यू टू द emergence of the new media, the media content is produced and consumed by the audiences which is also considered as prosumers, ठीक है। आप ये बात लाजमी मेंशन करेंगे उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज दिस थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अलग से पोस्ट मॉडर्न मीडिया के हवाले से भी वीडियो अलग से शेयर करूँगा, जिसके अंदर आप बहुत सारे थॉट्स को समझेंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव के सवालों करने के लिए आई थिंक ये 2 वीडियोज़ अगर आप देख लें तो, और उसके हवाले से इन थ्योरीज़ को ये मेमोराइज़ कर लें तो आप आराम से आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ ही अब्दुल्ला शाह हमीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।